गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के बारे में किस तरह से कंटेंट का एनालिसिस किया जाता है ये मैं बताऊंगी। पिछले चैप्टर में या यूँ कहें कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से लेसन प्लान को यूनिट में डिवाइड किया जाता है, कंटेंट एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। और आज मैं बताऊंगी कि कंटेंट एनालिसिस करने की क्या प्रोसीजर होती है, किस तरह से। अगर मैं बात करूं एक कोशिका के बारे में, इसका एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत भी किया था। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से कोशिका के सभी पार्ट्स को कैसे समझाया जा सकता है, किस तरह से इसके कंटेंट को एनालिसिस किया जा सकता है या विश्लेषण किया जा सकता है। तो आइए चलिए समझते हैं। कोशिका संरचना की विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। ये कोशिका क्या होती है, किस तरह से इसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में आज समझेंगे। तो अगर मैं आज सबसे पहले शुरुआत करती हूँ पेडागोजिकल ऑफ एनालिसिस ऑफ द कंटेंट मटेरियल रिलेटिंग सेल स्ट्रक्चर। चूँकि कोशिका सबसे आसान तरीका है समझाने का, इसलिए आज मैं आप लोगों को कोशिका से ही समझाऊंगी। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं विषय वस्तु का विश्लेषण। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कोशिकाओं में विद्यमान विशेषताओं का विवरण निम्न प्रकार है। ये कोशिका के बारे में ही है। तो कोशिका के बारे में अगर मैं बात करूं तो विषय वस्तु का आज हमारा जो विश्लेषण है वो कोशिका को आधार रख के किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोशिका की संरचना, या फिर ये कहें कि उससे पहले मैं बताऊंगी कोशिका का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले कोशिका की व्याख्या जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जीवन की जो शुरुआत होती है वो एक कोशिका से ही होती है। इसीलिए कोशिका को हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इसलिए यानी कि कोशिका के जरिए ही एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और क्रियात्मक इसलिए क्योंकि कोशिका के जरिए ही क्रिया करने की प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इसीलिए इसे जीवन की मूलभूत इकाई कही जाती है। यानी कि जीवन की शुरुआत एक कोशिका से ही माना जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विषय वस्तु का विश्लेषण यानी कोशिका की संरचना क्या होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि कोशिका की संरचना के बारे में, तो यहाँ पे आता है कि पौधे यानी कोशिका, आपको पता, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोशिका दो तरह की होती है। एक एनिमल सेल जो होती है दो तरह की होती है, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पौधे तथा जंतुओं की कोशिकाओं में विद्यमान सामान्य संरचना, ये क्या होती है। पौधे और एवं जंतु होते हैं, उनकी जो सामान्य संरचना होती है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो पौधे एवं जंतु दोनों में ही समान होती है। तो सबसे पहले देखिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, इसकी संरचना तथा कार्य। ये हम यहाँ पे जो पॉइंट दिखाए हैं ये एक तरह का कंटेंट एनालिसिस है, विषय वस्तु का विश्लेषण है कि हमारा आज का विषय है कोशिका और उसकी किस तरह से विश्लेषण किया गया है। तो पार्ट में कि एक कोशिका के बारे में आप बताने से पहले आपको किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोशिका के बारे में बताएं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कोशिका दो तरह की होती है, एक जंतु कोशिका और एक पौधे की कोशिका। तो ठीक है, पौधे तथा जंतुओं की कोशिकाओं में विद्यमान सामान्य संरचना ये दोनों में होती है। जीव द्रव्य होता है जो पौधे एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अब इस जीव द्रव्य का संरचना तथा कार्य क्या होता है। फिर उसके बाद में कोशिका द्रव्य व उसके घटक यानी कि प्रोटोप्लाज्म, फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं हम कोशिका रस की यानी एक्टोप्लाज्म की। तो कोशिका रस क्या होता है कि ये भी दो तरह का होता है, अंतः कोशिका रस यानी एंडोप्लाज्म, और दूसरा हो गया रसधानी यानी कि वैक्यूल्स। ये याद रखना कि जो रसधानी है वो केवल और केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है, एनिमल सेल्स यानी प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम केंद्रक व उसके घटक। आप जानते होंगे कि केंद्रक क्या होता है। जो कोशिका होती है, कोशिका के बीचों बीच बना जो स्ट्रक्चर होता है वो केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है। उसके घटक यानी कि उसके कंपोनेंट क्या हैं।
तो सबसे पहले अगर बात करें तो केंद्रक के जो घटक होते हैं वो डीएनए आरएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, केंद्रक रस का उसमें पाया जाता है, न्यूक्लियोलस होता है यानी केंद्रिका होती है। तो ये सारी चीज़ें केंद्र के घटक यानी कि केंद्रक का रस यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, डीएनए आरएनए, ये सभी केंद्रक के घटक यानी केंद्रक के बारे में अगर आप बताओगे तो केंद्रक के घटक के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं केवल पौधों की कोशिकाओं में विद्यमान संरचनाएं। अभी तक तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि पौधे और जंतुओं दोनों में ये चीज़ें होती हैं। अब वो चीज़ें बता रही हूँ जो केवल पौधों में पाई जाती है, पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि केवल पौधों की कोशिकाओं में विद्यमान संरचना क्या होती है, सबसे पहले आता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक ऐसी संरचना है जो केवल और केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सेल वॉल के, अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ, ये एक तरह का मैंने वो स्ट्रक्चर बना दिया कोशिका का। तो ये जो लेयर होती है दरअसल ये सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल हुई कोशिका भित्ति हुई, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करती हूँ मैं यहाँ पे प्लास्टिड लवक की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिड, इसको हिंदी में लवक कहते हैं, याद रखना। जो पौधों में जो कलर आता है, जो रंग होता है, वो इस लवक के प्लास्टिक की वजह से ही होता है। प्लास्टिड है, प्लास्टिक मत समझना, प्लास्टिड यहाँ बोलते हैं इसको लवक। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो फलों का निर्माण होता है, तो यहाँ पे जो फल होते हैं बहुत सारे रंग बिरंगे होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा एप्पल किस तरह से रेड होता है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, और इसी तरह से पीली मिर्च भी होती है अगर शिमला मिर्च की बात करूँ मैं। और भी बहुत सारे ऐसे फल है, ब्लूबेरी है, या आपने जितने भी फल देखे होंगे, जो रंग आता है ना, जो कलर आता है, वो इन प्लास्टिड की वजह से ही होता है। यानी कि ये प्लास्टिड होते हैं, वर्णक होते हैं, लवक होते हैं, जिनकी वजह से उनमें अलग अलग रंग आते हैं। उसका इफेक्ट में क्रोमोफोर है, और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लवक हैं जिनकी वजह से, हाँ, जैसे गाजर भी आप लोगों ने देखी होगी। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल लेती हूँ मूली का, आप लोगों ने देखा होगा मूली में तो कोई भी कलर नहीं होता है, वो तो वाइट होता है। तो क्या इसका मतलब इसमें कोई लवक नहीं पाया जाता है? दरअसल इसमें भी लवक पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो अवर्णी लवक होता है। यानी कि यहाँ पे उसमें लवक से वो उसका भोजन तो बनेगा, लेकिन उसमें कोई रंग नहीं आएगा। तो इस तरह से गाजर हो गई आपकी, या जो जड़ों में होता है ना, जड़ें भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें कोई कलर नहीं होता होगा। जब भी अगर जड़ों को काट के देखेंगे तो अंदर का जो पार्ट होता है, बाहरी पार्ट तो एक तरह से लेयर से ढका होता है या मिट्टी की वजह से गंदा हो जाता है, लेकिन अगर अंदर का पार्ट देखेंगे तो वो वाइट होता है। तो उसमें भी दरअसल अवर्णी लवक होता है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है, लेकिन वो भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां हमेशा हरी देखती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जिस भी चीज़ का या जिस भी फल का रंग आप लोगों ने शुरुआत में देखा होगा, हरी मिर्च हरी होती है, लेकिन बाद में वो लाल होने लगती है। टमाटर है, पहले हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है। ये जितनी भी पत्तियां देखते हो, ये सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का ऐसा लवक होता है जिसकी वजह से इनका रंग हरा होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्णी लवक अवर्णी लवक क्या होता है। जो लवक होता है उसकी वजह से सभी में रंग, जो रंगों का निर्माण होता है पौधों में, पेड़ पौधों में, फलों में, वो लवक की वजह से होता है। लेकिन अब जो डिफरेंट तरह के रंग का निर्माण होता है वो उनका निर्धारण होता है। जैसे हरा हुआ तो क्लोरोप्लास्ट हुआ, ठीक है, अगर हरा हुआ तो क्लोरोप्लास्ट हुआ, और अगर क्रोमोप्लास्ट है जिसकी वजह से रंग बिरंगा आता है। तो ये सभी चीज़ें। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ पौधों में कि और क्या पौधों में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, तो सबसे पहले है अन्य विशिष्ट पदार्थ, जैसे कि अन्य स्पेसिफिक मटेरियल हो गए। तो सबसे पहले अन्य स्पेसिफिक मटेरियल में
अदर स्पेसिफिक मटेरियल में आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना सबसे पहले कि इसमें संचित खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि जो फूड मटेरियल होता है, संचित यानी स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज फूड मटेरियल। फिर आ गया आपका उत्सर्जी यानी भोज्य पदार्थ। ये इस तरह से ऐसे हैं कि अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करूँ तो ये आप जानते होंगे कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे जितने भी हैं, अगर मैं यहाँ आलू की बात करती हूँ तो आलू अपने अंदर जो पौधा होता है ये तने का होता है, आलू को बोला जाता है, ये तने का होता है, तने में पाया जाता है आलू। तो वो अपने अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित करता है, या फिर जो सेब है वो भी इस तरह से बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो जितने भी पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किसी न किसी रूप में भोज्य पदार्थ को संचित जरूर करते हैं। जैसे मनुष्यों में ये क्षमता नहीं होती कि भोज्य पदार्थों को संचित कर सकें, हाँ, लेकिन पौधों में ये क्षमता होती है क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से वो भोज्य पदार्थ को संचित कर लेते हैं फलों के रूप में, तने के रूप में, या फिर जड़ों के रूप में, या फिर स्टेम के रूप में। तो ये सभी उनके अंदर कैपेसिटी होती है, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उत्सर्जी भोज्य पदार्थ, तो बहुत सारे ऐसे या अपशिष्ट पदार्थ की बात करती हूँ, उत्सर्जी भोज्य पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ की, जो शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ या फिर उत्सर्जी भोज्य पदार्थ कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं, उनमें से कहीं पे भी अगर कट जाता है तो उसमें से क्या होता है, दूध या वाइट पार्ट निकलता है, जिसको वैसे तो अगर साइंस की लैंग्वेज में कहा जाए तो उसको लेटेक्स बोलते हैं, लेकिन अगर उसे घरेलू तौर पे बोला जाए तो बहुत से लोग उसका कहते हैं कि ये दूध का निर्माण हो रहा है या कुछ भी। हालांकि वो किसी भी लिहाज से दूध का निर्माण नहीं होता है, लेकिन वो एक तरह का उत्सर्जी पदार्थ है जो कहीं से भी कट जाने पे या छल जाने पे तुरंत ही पौधे से वो निकलने लगता है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि गोंद जो होता है, बबूल का हुआ या नीम का हुआ, इसी तरह से पौधों में किसी भी जगह कट जाता है तो वहाँ पे वाइट सा पदार्थ निकलने लगता है, ट्रांसपेरेंट पदार्थ, और वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो ठोस रूप से जमने लगता है। तो ये सभी उत्सर्जी भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ केवल जंतुओं की कोशिकाओं में विद्यमान संरचनाओं की बात करूँ तो गोल्जी बॉडी एक ऐसा है, गोल्जी बॉडी जो केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है। दरअसल गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, जितनी भी जो कोशिकाएं हैं जो डेड हो जाती हैं उनको खाना और उसका पूर्ण रूप से डाइजेशन करना, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी के बाद में आता है सेंट्रोसोम, या हिंदी में बात करूं उसको तारकाय भी बोलते हैं। तो ये केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ पौधे व जंतुओं की कोशिकाओं में मध्य विद्यमान अंतर, तो अगर सबसे पहले मैं अंतर की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को बताया होगा कि आकृति का नियत होना, यानी कि एक ऐसी है कि पौधों की जो कोशिकाएं होती है वो अलग होती है और जो एनिमल्स सेल होती है वो अलग। तो यानी पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं में दोनों के बीच में ये अंतर है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ सेल भित्ति का पाया जाना, यानी कि पौधों की कोशिकाओं में सेल भित्ति पाई जाती है और एनिमल कोशिकाओं में सेल भित्ति नहीं पाई जाती। ये जैसे प्लांट सेल का हो गया, अगर इसी जगह मैं बना दूँ कुछ इस तरह से, ये मैं रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, हो सकता है आप लोग को इतना समझ में ना आए, लेकिन इस तरह से मैं ये सभी चीज़ें इसके अंदर, ये सब चीज़ें, तो ये एनिमल सेल है और ये ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है।
तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल का निर्माण होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे तो सेंट्रीसोम यानी कि तारक काय या सेंट्रियोल्स, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ मैं यहाँ पर कि वॉक्यूल्स, रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाओं की संरचना में बताऊँ किस तरह से बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होती हैं। रिक्तिकाएँ दरअसल क्या होती है कि ये केवल और केवल प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है, या एक तरह से कह लें कि ये फूड स्टोरेज का भी काम करता है। फूड स्टोरेज का नहीं, जो कोशिकाओं के अंदर भोजन का संचय होता है वो इसके रूप में होता है, वॉक्यूल्स के रूप में होता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं तो प्लास्टिड की। प्लास्टिड के लिए मैंने बताया ना, प्लास्टिड किस तरह से ये लवक होते हैं जो पौधों में कलर का निर्माण करते हैं। और अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूँ तो इसमें गोल्जी बॉडीज़ होता है, यानी किसी भी सेल के मर जाने पे या टूट फूट हो जाने पे तो ये उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से कंटेंट एनालिसिस किया जाता है, और इस कंटेंट एनालिसिस करने में किस तरह से कोशिका का मैंने एग्जाम्पल बताया, कोशिका के बारे में किस तरह से आप छोटे छोटे उसको पार्ट्स में या यूनिट्स में या इकाई में डिवाइड कर सकते हो। तो आज आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। थैंक यू।